Good morning, students. Dear students, in last lecture we have start about the equilibrium. तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा कि जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टेबलाइज होंगी तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, और इसके साथ साथ आपने बोला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें कि जब भी इक्विलिब्रियम हमारा किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सेटअप होता है तब हम उसको केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने कल फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम इज सेटअप इन एनी फिजिकल चेंज, मींस किसी भी फिजिकल रिएक्शन के अंदर जब भी फिजिकल इक्विलिब्रियम सेटअप किसी भी फिजिकल रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तब हम उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम दे सकते हैं। तो आज की हमारी जो इस लेक्चर के अंदर हमारी बात होने वाली है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप होने वाला है तब हम उसको केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हमने नॉर्मली इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ी हैं, वही हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जब भी इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट। ये बात हमारी कल भी हुई थी कि कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी और कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप पढ़ सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल रेट। कल हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जब भी इक्विलिब्रियम सेटअप होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड। क्लियर, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रेट के इक्वल पहुंचने वाला है। इसके साथ साथ बच्चे आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाले हैं, इक्विलिब्रियम इज आ डायनामिक इन नेचर। मीन्स बेटा इक्विलिब्रियम हमेशा ही डायनामिक नेचर का होता है। इस डायनामिक नेचर को अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जब भी इक्विलिब्रियम सेटअप होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज एट आ इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये बात हम बोल चुके हैं। बट आपने ध्यान देना है कि जब भी इक्विलिब्रियम सेटअप होगा सम ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज मूव इन द प्रोडक्ट एंड उसी टाइम कुछ प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के अंदर आते रहेंगे। मीन्स ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है कि कुछ एलिमेंट्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में और कुछ पार्टिकल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के अंदर कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट हो रहे हैं। मीन्स ऐसा कभी नहीं होता कि हमने बोला कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अमाउंट डज नॉट चेंज, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिएक्टेंट आपका कांस्टेंट हो चुका है, मीन्स रिएक्टेंट की अमाउंट जो आपने ले चुके हो वो उसी सेटअप में सेट हो जाएगी और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो बच्चे ध्यान देना है कि अगर 5 पार्टिकल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जा रहे हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, ऑन द सेम टाइम 5 पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट विल बी कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट। तो इसी कारण हम बोल देते हैं कि हमेशा ये रिएक्शन मूव करती रहती है। तो हम बोल देते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है दैट हैविंग द डायनामिक इन नेचर, हमेशा डायनामिक रहता है, मूविंग के अंदर, मूविंग पोजीशन के अंदर रहता है। ओके, इसके बाद आप पढ़ सकते हो जो कि हम बार बार इसी पॉइंट को बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। मीन्स जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होती है वो चेंज नहीं होती। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रह चुकी है और जितनी प्रोडक्ट बन चुका है वो उतना ही रहेगा। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद वो चेंज नहीं होता। तब तक चेंज नहीं होता बेटा जब तक आप किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन को अप्लाई नहीं करते। क्लियर, इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाले हैं यहाँ पे कि जब भी आपका इक्विलिब्रियम सेटअप होगा एट इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, अगर आप वहाँ पे किसी कैटालिस्ट का यूज़ कर रहे हो तो कैटालिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेंज नहीं करता। मीन्स जो इक्विलिब्रियम की जिस कंडीशन के ऊपर सेटअप होने वाला है उसके अलावा मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती। तो बच्चे आप यहाँ पे ग्राफ के थ्रू इक्विलिब्रियम कंडीशन को, इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे आपने देखा, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं अगर यहाँ पे, कि जैसे जैसे आपने देखो जब भी आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रेट आपका इंक्रीज कर रहा है और उधर से आपका डिक्रीज कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ पे इक्वल पहुँच जाता है। क्लियर,
कि हमने एक पॉइंट बोला था कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों का इक्वल हो जाता है। मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है बेटा आपका, तो आप देखोगे वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली दोनों के दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड जो होंगे आपके, वो बेटा एक इक्वल कंडीशन को गेन कर लेंगे। मींस दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, दोनों की बेटा आपकी जो इनकी स्पीड होगी वो सेम हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम कुछ रेट को डिफाइन करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि ये आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ए प्लस बी से हमारे को एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। अगर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बताते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, दैट इज रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मीन्स उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होगी, उसका जो रेट होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मीन्स जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा रेट होने वाला है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने एंड इसके साथ साथ आपने बेटा ध्यान देना है कि ए एंड बी आर दी रिएक्टेंट और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द कोफिशिएंट। मतलब जो भी उसके साथ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, वो लेके चले हैं जी। तो आपने रेट को इसके इक्वल लिखा। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए यहाँ पे आपने एक स्मॉल कांस्टेंट के को यूज किया, वेयर स्मॉल के इज आर रेट कांस्टेंट के। क्लियर। इट मीन्स लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके। इसके बाद अगर हम इसी कंडीशन को किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, मतलब किसी इक्विलिब्रियम के अंदर सेटअप करते हैं, तब क्या कुछ कंडीशन बनेगी। तो बच्चे ध्यान देना है कि अब आपके लिए ये गिवन केमिकल इक्वेशन है। ये गिवन केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ऊपर वाला जो स्टेप है दैट इज द फॉरवर्ड स्टेप, और नीचे का जो स्टेप है दैट इज द बैकवर्ड स्टेप। तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड होने वाला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। मीन्स जो रिएक्टेंट आपने लिए हैं उनके रेट के, उनकी अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है जो आपका फॉरवर्ड स्टेप है। ओके। इसके बाद अगर आप बात करते हो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना है बच्चे आपने कि जब आप रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो, मतलब बैकवर्ड स्टेप को ऑब्जर्व करोगे, तब आपका जो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। ओके। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, मींस उस इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब बेटा जब फॉरवर्ड स्टेप की तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट की अमाउंट बनती है, तब दोनों का रेट सेम होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इन दोनों कंडीशन को अप्लाई किया कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ओके। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड को आपने किया यहाँ पे। अब ध्यान से देख सकते हो के एफ, और यहाँ पे इस के आर की जगह पे बेटा आप के बी का यूज कर सकते हो। बी विल बी रिप्रेजेंट द बैकवर्ड स्टेप। के एफ अपॉन के बी आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस के एफ अपॉन के बी की को के एफ अपॉन के को हमने के इक्विलिब्रियम के इक्वल रख दिया जी। ओके। तो अब हमारा यहाँ पे ये वाला जो आया दैट इज द के इक्विलिब्रियम। तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए जो के इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर। तो अब हम बेटा जो नेक्स्ट हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि के इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे। अब आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपको कोई गिवन केमिकल इक्वेशन मिलती है, उस गिवन केमिकल इक्वेशन के लिए आपको के इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम के लिए आप बोलोगे सिंपली कि के इक्विलिब्रियम जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन के लिए लिखने वाले हो, इक्वेशन शुड बी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद के इक्विलिब्रियम जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होने वाला है। ओके। थैंक यू।